Hello and welcome to Ninja. I am Nisha and today we are going to study about CTET Paper 1 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। तो आइए देखते हैं मैथमेटिक्स में कितने क्वेश्चंस होते हैं और कितने पार्ट होते हैं। तो मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो कि दो भागों में डिवाइड होते हैं। द वन इज कंटेंट जिसके 15 क्वेश्चंस डिपेंड होते हैं इन सारे टॉपिक्स पे, जैसे कि ज्योमेट्री, शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड्स अराउंड अस, numbers, addition and subtraction, multiplication, division, measurement, weight, time, volume, data handling, patterns and money। और 15 क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं हमारे पेडागोजिकल इश्यूज पे। तो जो सेट हमने लिया है मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस का वो है 2018 दिसंबर का पेपर सेट आई। तो पहले हम डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट एंड मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो हमें 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे हर क्वेश्चन में और उन 4 ऑप्शंस में से सिर्फ एक सबसे सही उत्तर को हमें चूज करना होगा। सो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि जो प्राइमरी क्लास के बच्चे होते हैं जब उनका असेसमेंट उनको दिया जाता है तो उसमें सबसे कम किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। तो हमारा पहला ऑप्शन है कि मैथमेटिकल कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग पर, या फिर मैथमेटिकल लैंग्वेज पर, या फिर बच्चे ने जो आंसर दिया है वो कितना एक्यूरेट और प्रिसाइज है उस पर, या फिर उस बच्चे की रीजनिंग स्किल्स के डेवलपमेंट पर। तो यहाँ पर सबसे कम जो हमें बच्चों के असेसमेंट में फोकस करना चाहिए वो है उसकी एक्यूरेसी पर। मींस कि अगर प्रिसाइज आंसर ना भी हो तो चलेगा, लेकिन बाकी चीज होना जरूरी है जो बाकी 3 ऑप्शंस में दिए गए हैं। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं और उन इंस्ट्रक्शंस को हमें सही क्रम में लगाना है बच्चे की मैथमेटिकल कंसेप्ट की डेवलपमेंट के हिसाब से। लेकिन यहाँ ये ध्यान रहे कि हम यहाँ पर एलिमेंट्री क्लासेस के बच्चों की बात कर रहे हैं। पहले हम पढ़ते हैं इंस्ट्रक्शंस। फर्स्ट में लिखा है ड्राइंग पिक्चर्स, सेकंड में लिखा है यूजिंग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एंड थर्ड में लिखा हुआ है प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंसेस एंड फोर्थ में लिखा हुआ है एक्सप्लेनिंग थ्रू लैंग्वेज। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है इसमें सेकेंड है, क्योंकि सबसे पहले हम बच्चे को एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। अगर हमें बच्चों को मैथमेटिकल कंसेप्ट के लिए कुछ भी समझाना हो उसके बाद हम उनको एक्सप्लेन करते हैं लैंग्वेज के थ्रू, और उसके बाद हम कोई पिक्चर ड्रॉ करके दिखाते हैं, और उसके बाद सबसे एंड में हम बच्चे को उसका मैथमेटिकल कंसेप्ट में जो भी हम उस बच्चे को सिखा रहे हैं उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं। सो ऑप्शन सेकंड इज विद द करेक्ट सीक्वेंस ऑर्डर, रेस्ट आर इनकरेक्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33। इसमें दिखाया हुआ है कि एक बच्चे ने सब्ट्रैक्शन किया है, उसने मिस्टेक की है। तो इन सब ऑप्शंस में से आपको क्या लगता है कि बच्चे की लर्निंग जो कॉन्सेप्ट है सब्ट्रैक्शन का उससे क्या आइडिया लगाते हो। तो सबसे पहले जो हमें ऑप्शन दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि बच्चे को कुछ मिसकंसेप्शंस है प्लेस वैल्यू को लेकर, तभी उसने सब्ट्रैक्शन का जो प्रॉब्लम है वो ठीक से सॉल्व नहीं किया। सेकेंड ऑप्शन लिखा हुआ है कि बच्चे को सब्ट्रैक्ट करना आता ही नहीं है। थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है कि बच्चे को 2 डिजिट्स के नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना आता है। और फोर्थ ऑप्शन में लिखा हुआ है कि ये ऐसी मिस्टेक है जो अगर बच्चा प्रैक्टिस करेगा तो वो सही की जा सकती है। बट इसमें से सबसे सही जो हमारा ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, जिसमें लिखा हुआ है कि जो बच्चे का प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट है वो उसको क्लियर नहीं है, इसीलिए उसने सब्ट्रैक्शन में गलती की है। सो आइए समझते हैं सबसे पहले कि प्लेस वैल्यू होती क्या है। एक्चुअली मैथमेटिक्स में 2 टाइप्स की वैल्यू होती हैं, एक होती है फेस वैल्यू, दूसरी होती है प्लेस वैल्यू। जैसे कि नंबर दिया हुआ है 53,046। तो यहाँ पर हमारे नंबर्स में जो वो रिप्रेजेंट कर रही हैं वो तो उनकी फेस वैल्यू होती है। जैसे कि 5 की फेस वैल्यू 5 ही होगी, 3 की फेस वैल्यू 3 ही होगी, 0 की 0 एंड 4 की 4 एंड 6 की 6। बट प्लेस वैल्यू जो होती हैं उनकी पोजीशन के हिसाब से डिसाइड की जाती है। जैसे कि इस नंबर में 6 की प्लेस वैल्यू 1s के जगह पर है जहाँ पर यूनिट की वैल्यू होती है, तो इसीलिए 6 × 1 = 6। तो जो प्लेस वैल्यू है 6 की वो 6 ही रहेगी। प्लेस वैल्यू जो 4 की है वो हमें देखनी पड़ेगी कि वो 10 के प्लेस पे रखा हुआ है 4, तो इसीलिए उसको 4 × 10 करेंगे, तो जो प्लेस वैल्यू है 4 की वो है 40। नेक्स्ट 0 हमारी 100 प्लेस पे है, तो 0 × 100 करेंगे तो प्लेस वैल्यू 0 की 0 ही रहेगी। उसके बाद अगर हम 3 की प्लेस वैल्यू देखें तो वो थाउजेंड्स की प्लेस पे है, और अगर 3 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी प्लेस वैल्यू बनेगी 3000। एंड द लास्ट वन 5
5 जो है वो 10,000 की प्लेस वैल्यू पे है, तो वहाँ पर हम 5 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 50,000। आई होप कि आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस समझ आ गया होगा। और प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट हम समझने के लिए आगे एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब यहाँ पर ऑलरेडी हमें नंबर गिवन है और उनकी प्लेसेस भी गिवन है, जैसे कि 3 जो है वो 1s की प्लेस पे है, 6 जो है वो 10s की प्लेस पे है, 2 जो वो 100 की प्लेस पे है, 7,000 की प्लेस पे है और 8 जो वो 10,000 की प्लेस पे है, जो 2 है वो 100,000 की प्लेस पे है और जो 3 है वो मिलियन के प्लेस पे है। तो ये हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से जो प्लेस वैल्यूज होती हैं वो गिवन है। आइए देखते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट को। तो इसमें हमारी जो प्लेस वैल्यूज होती हैं वो 1s, थाउजेंड्स, लैक्स एंड करोर्स में काउंट होती है। जो हमें यहाँ पर नंबर गिवन है वो है 3,56,245। तो यहाँ पर उसकी पोजीशन के हिसाब से हम उस नंबर की प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ साइकिल ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट इन ऑर्डर। तो लर्निंग असेसमेंट में जो हमारा ऑर्डर होता है उसके हिसाब से हमें सही सीक्वेंस में ये जो सेंटेंसेस हैं वो लगाने हैं। तो पहले आइए पढ़ते हैं कि कौन कौन से सेंटेंसेस हमें गिवन हैं। फर्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है कि जो टीचिंग लर्निंग है वो असेसमेंट से जुड़ा हुआ है। सेकंड स्टेप में लिखा हुआ है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट। थर्ड स्टेप में लिखा हुआ है कि जो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स है उनको डेवलप करना। और फोर्थ स्टेप में लिखा हुआ है बच्चे की लर्निंग और प्रोग्रेस को रिपोर्ट करना या फिर उसके फीडबैक को कम्युनिकेट करना। तो हमारा जो इसमें सही क्रम है वो है फर्स्ट ऑप्शन में जो दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो है हम प्लानिंग करते हैं हमारी टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट को, उसके बाद हम टीचिंग लर्निंग को असेसमेंट से जोड़ते हैं और उसके बाद हम डेवलप करते हैं बच्चों की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स होती हैं। लास्ट में हम जो बच्चे की लर्निंग और प्रोग्रेस है उसका फीडबैक देते हैं या फिर रिपोर्टिंग करते हैं। तो ये जो है चारों हमारे इस सीक्वेंस में ही सही तरीके से अरेंज हो सकते हैं। रेस्ट ऑफ द सीक्वेंसेस आर इनकरेक्ट। तो ऑप्शन 1 इज अ करेक्ट ऑप्शन। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35। इसमें लिखा हुआ है कि जो रोमन न्यूमरल्स हैं वो कॉमनली यूज क्यों नहीं होते राइटिंग में, जैसे कि हमारे हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स यूज होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया हुआ है कि जो रोमन न्यूमरल्स हैं उसमें जो प्लेस वैल्यू की जगह है वो ठीक से प्लान नहीं की गई है, सो इसलिए उसकी कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम होती है। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है जो रोमन न्यूमरल्स होते हैं उनको याद करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और थर्ड ऑप्शन में हमें दिया गया है कि जो रोमन न्यूमरल्स का जो बनाने का या फिर लिखने का टास्क है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एंड लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है कि बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है इंग्लिश अल्फाबेट्स और रोमन न्यूमरल्स के साथ। सो आउट ऑफ ऑल दीज फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज जो रोमन न्यूमरल्स हैं उसमें जो प्लेस वैल्यू है उसको ठीक से प्लान नहीं किया गया है, इसीलिए उसके कैलकुलेशंस में डिफिकल्टी होती है और इसीलिए हम हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स को फॉलो करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें लिखा हुआ है कि टीचर अपने स्टूडेंट्स को कहती है कि उनके आसपास जितने भी फिजिकल चीजें हैं उनको ऑब्जर्व करें। तो इस एक्टिविटी को करने के पीछे टीचर का क्या ऑब्जेक्टिव है? तो फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया हुआ है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है फ्री टाइम में करने के लिए, सो दैट कि बच्चों को शेप्स के कॉन्सेप्ट से दोबारा अवगत कराया जाए। सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है कि बच्चों को ऑब्जेक्ट्स को अपनी लैंग्वेज में डिस्क्राइब करने में बहुत मजा आता है, जैसे कि वो डमशराज में करते हैं। थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है कि बच्चे अपने आसपास की फिजिकल चीजों को देखकर या ऑब्जर्व कर अपनी जो शेप्स के कंसेप्ट हैं उनको और गहरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। और फोर्थ ऑप्शन में लिखा हुआ है कि ये बहुत यूजफुल एक्टिविटी है जो कि बच्चों को शेप से इंट्रोड्यूस कराती है। इन सब में से थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है कि बच्चे अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करके अपनी शेप्स की अंडरस्टैंडिंग को और गहरा करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। इसमें लिखा हुआ है कि जो अनपढ़ दुकानदार होते हैं उनका जो मैथमेटिक्स है, ऑप्शन 1 वो मैथमेटिक्स के क्लासरूम में यूजफुल नहीं होता, ऑप्शन 2 वो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है सारे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, और थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है कि उसमें बहुत ही ज्यादा अनक्लियर चीजें हैं और बहुत ही कम लेवल की करेक्टनेस है। एंड ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है कि जो ये कॉन्सेप्ट होता है जो अनपढ़ दुकानदारों के मैथमेटिक्स का, जो ये टीचर्स को डिस्कस करना चाहिए क्लासरूम में, बट सिर्फ एक ऑल्टरनेट स्ट्रेटेजी के तौर पर जो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए। तो इन चारों
ऑप्शंस में से जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। मैथमेटिक्स के टीचर को एक हेट्रोजीनियस ग्रुप के क्लासरूम में कैसे बच्चों को संभालना चाहिए। पहले तो हमें हेट्रोजीनियस का मतलब पता होना चाहिए। हेट्रोजीनियस मीन्स जिन बच्चों की डिफरेंट पोटेंशियल्स हैं, तो अगर वो सारे बच्चे एक ही क्लास में हैं तो ऐसे बच्चों वाली क्लास को टीचर को कैसे संभालना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया हुआ है कि जिनकी सेम एबिलिटीज हैं उन बच्चों को एक ग्रुप में डालकर उनकी एबिलिटी के हिसाब से क्वेश्चन दिए जाएं। और सेकंड ऑप्शन में ये लिखा हुआ है कि एक ही क्लास में सारे बच्चों को एक साथ रखा जाए। और थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है कि जिनकी अलग अलग एबिलिटीज होती हैं वो सारे बच्चों को एक ही ग्रुप में डालकर रखा जाए सो दैट कि वो एक दूसरे से सीख सके। और फोर्थ ऑप्शन में लिखा हुआ है जिनकी कम एबिलिटी होती है उन बच्चों के हिसाब से क्लास में क्वेश्चन सॉल्व किए जाएं और सबसे ज्यादा जिन बच्चों की एबिलिटी होती है उस हिसाब से बच्चों को होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दिए जाएं। तो इन सब में सबसे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर 3। जितने भी बच्चों के अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चे होते हैं या एबिलिटी वाले बच्चे होते हैं उनको एक ग्रुप में डालना चाहिए ताकि वो एक दूसरे से सीख सकें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। इसमें दिया गया है कि जो मैथ्स में लर्निंग आउटकम्स हैं उनको इसलिए डेवलप किया गया है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है सो दैट कि जो बच्चे हैं वो छोटे छोटे स्टेप्स में जो कैलकुलेशंस हैं वो कर सके। ऑप्शन 2 में दिया गया है कि जो डिफरेंट अचीवमेंट होती है बच्चों की एजुकेशनल सर्वे के हिसाब से उनको इंक्रीज किया जाए। और थर्ड ऑप्शन में दिया गया है कि जो बच्चों की कॉम्पिटेंसीज हैं से उनके स्किल्स के हिसाब से जो बच्चों ने अचीव की गई हैं उनके हिसाब से जो लर्निंग आउटकम है उनको डिफाइन किया जाए। और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है कि बच्चों को ईयर एंड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कराए। तो इसमें सबसे सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 3 है कि बच्चों की कॉम्पिटेंसीज और स्किल्स के हिसाब से जो बच्चों ने अचीव की है उस हिसाब से उनके लर्निंग आउटकम्स को मैथमेटिक्स में डेवलप करना चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। इसमें लिखा हुआ है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में एक्टिविटी को दर्शाया गया। ऑप्शन नंबर 1 टीचर एक्सप्लेनिंग हाउ टू डू सम्स, जब टीचर एक्सप्लेन कर रही है कि सम्स कैसे करते हैं। सेकंड ऑप्शन दिया गया है कि बच्चे जो हैं वो काउंटिंग को दोबारा रिसाइट कर रहे हैं एक पोएम की तरह। और थर्ड में लिखा हुआ है कि बच्चे जो है वो ब्लैक बोर्ड से कॉपी कर रहे हैं। और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है कि बच्चे कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इसमें सबसे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 कि एक्चुअली में यही एक एक्टिविटी का ऑप्शन इसमें दिया गया है, बाकी सारी जो है वो नॉर्मल काम है, वो एक्टिविटीज नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों के अंदर काउंटिंग की स्किल को डेवलप करने के लिए इनमें से कौन से ऑप्शन है जो कि बिल्कुल भी रिक्वायर नहीं होता है प्री नंबर कॉन्सेप्ट की लर्निंग के स्टेज में। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हमें दिया गया है उसमें लिखा है कि 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स बच्चों को आमने सामने बैठाकर समझाना या बताना बातचीत के द्वारा। सेकंड ऑप्शन में दिया गया है क्रमबद्धता, मतलब सीरीज के हिसाब से बच्चों को काउंटिंग सिखाना। थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है नंबर के नेम्स को बच्चों को बार बार याद करवाना। और फोर्थ ऑप्शन में लिखा हुआ है ग्रुप बनाना। तो इसमें सबसे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये जो स्किल है वो बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं होता प्री नंबर कॉन्सेप्ट की लर्निंग की स्टेज में। बिकॉज यहाँ पर लिखा हुआ है कि नंबर्स के जो नेम है उनको रैंडमली रिसाइट कराना। ओके, अगर सीक्वेंस वाइज रिसाइट कराना होता तो भी हम इसको कंसिडर कर लेते कि ये रिक्वायर्ड है, बट ये इसलिए रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि नंबर्स के नेम को रैंडमली रिसाइट करवाना। तो दिस इज एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड एज अ स्किल जो प्री नंबर कॉन्सेप्ट के टाइम पर यूज होना चाहिए। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। जब बच्चे से पूछा गया कि एरिया क्या होता है तो बच्चे ने आंसर किया लेंथ इनटू ब्रेड। तो इस आंसर से आप क्या समझते हैं कि बच्चे की जो कॉन्सेप्ट है एरिया का उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है कि बच्चे को कोई आइडिया नहीं है कि कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया क्या है। सेकंड ऑप्शन में हमें दिया गया है कि बच्चे को रेक्टेंगल का एरिया पता है और वो उसी को लेकर चलता है कि बाकी सारी जितने भी क्लोज्ड शेप्स हैं उनकी एरिया जो है वो उसी तरीके से निकल सकता है। और थर्ड ऑप्शन में दिया गया है कि बच्चा जो है वो सही कह रहा है कि लेंथ इनटू ब्रेड जो है वो एरिया है। और फोर्थ ऑप्शन में लिखा गया है कि जो बच्चा है वो कंफ्यूज है एरिया और पैरामीटर के कॉन्सेप्ट में। तो इसमें सबसे करेक्ट ऑप्शन है हमारा सेकंड कि जो बच्चा है वो रेक्टेंगल के एरिया को ही एक
जनरल फॉर्मूला मान रहा है हर क्लोज शेप्स के एरिया को निकालने के लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा गया है कि मैथमेटिक्स को सीखने के लिए उससे रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया है कि जो मैथमेटिक्स है वो एक बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है लर्निंग के हिसाब से, और सेकंड ऑप्शन ये दिया गया है कि जनरली जो गर्ल्स होती हैं वो काफी वीक होती है मैथमेटिक्स में, एंड थर्ड ऑप्शन में दिया गया है कि हर कोई मैथ को सीख सकता है, और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है कि जो मैथमेटिक्स है बहुत ही कठोर प्रैक्टिस के द्वारा ही सीखा जा सकता है। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है कि हर कोई जो है वो मैथ्स को सीख सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। जो पाइथागोरस थ्योरम है उसको सिखाने के लिए टीचर ने एक शीट पर 4 राइट ट्रायंगल्स ड्रॉ किए और बच्चों से पूछा कि ट्रायंगल्स की साइड में क्या रिलेशनशिप है। तो इस सिचुएशन में टीचर ने क्या यूज किया? ऑप्शन फर्स्ट इज इंडक्टिव मेथड, ऑप्शन 2 इज डिडक्टिव मेथड, ऑप्शन 3 इज लेक्चर मेथड, या फिर ऑप्शन 4 लेबोरेटरी मेथड। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है हमारा इंडक्टिव मेथड। तो आपने अगर मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपको समझ आ गया होगा कि ये एक्चुअली एक इंडक्टिव मेथड का सिचुएशन है कि टीचर ने पहले तो डायग्राम्स बनाए, बच्चों को ऑब्जर्व करने के लिए कहा, और उसके बाद बच्चों से पूछा कि इसका कंक्लूजन निकालो कि क्या रिलेशनशिप है ट्रायंगल्स की साइड्स में। तो ये एक इंडक्टिव मेथड का एग्जांपल है। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 45। इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही नहीं है मैप के कंसेप्ट को लेकर? तो पहले तो हमें समझना होगा कि कॉन्सेप्ट मैप्स का क्या मतलब है। कंसेप्ट मैप्स का मतलब होता है किसी भी इंफॉर्मेशन का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन तैयार करना, और जो वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे कोई चार्ट बना लिया हमने, या फिर कोई ग्राफिक या टेबल या फ्लो चार्ट, वेन डायग्राम, टाइमलाइन और टी चार्ट्स। सो उसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट मैप्स। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है। जो कॉन्सेप्ट मैप है वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे जो इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं और लिंक्स होते हैं उनको जोड़ने में। सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है कि जो कॉन्सेप्ट मैप्स होते हैं वो सिर्फ टीचर ही बना सकती हैं और कोई नहीं। और थर्ड ऑप्शन में दिया गया है कि जो कॉन्सेप्ट मैप्स होते हैं उनका एक हायरार्किकल ऑर्डर होता है, उनका जो नेचर होता है वो हायरार्किकल ऑर्डर का होता है। एंड ऑप्शन 4 में दिया गया है कि जो कॉन्सेप्ट मैप होते हैं वो हमें हमारी पिछली नॉलेज को नई नॉलेज से जोड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होते हैं। तो इसमें नॉट ट्रू मीन्स जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो हमारी सेकंड है कि इसमें लिखा हुआ है कि सिर्फ टीचर्स ही कॉन्सेप्ट मैप्स को बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट मैप्स को बना सकता है अपनी लर्निंग के लिए या फिर अपनी नॉलेज के लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है 2/3 + 4/5 कितना होता है। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसमें एलसीएम ले लेंगे। सो 3 और 5 का जो एलसीएम है वो 15 है। उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे 5 × 2 + 4 × 3। तो हमारा सोल्यूशन आया 10 + 12/15, और हम इसको फिर ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 22/15। अब हमारे सिंपल एक फ्रैक्शन वाली टर्म आ गई है, तो हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। सो 1 7/15। सो दिस इज द राइट आंसर। तो जो हमारा थर्ड ऑप्शन है उसमें हमें राइट आंसर दिया हुआ है। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। इसमें हमें कुछ शेप्स दी गई हैं, तो इन शेप्स को ऑब्जर्व करके आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है इन शेप्स को लेकर। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें दिया गया है कि सारे के सारे जो है पैरेललोग्राम है। सेकंड ऑप्शन में दिया गया है कि इनमें से एक जो है वो पैरेललोग्राम नहीं है। थर्ड ऑप्शन में दिया गया है कि जो 2 हैं वो रोम्बसेस हैं, और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है कि 2 जो है वो रेक्टेंगल्स हैं। तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर ऑप्शन 2 में है कि इनमें से एक जो है वो पैरेललोग्राम नहीं है, जबकि आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा ऑब्वियसली कि सारे ही पैरेललोग्राम हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि जो 11,000 1111 है उसको हम नंबर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें एक सोल्यूशन दिया गया है कि नंबर फॉर्म में हम 11,000 1111 को कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 11,000 में ऐड करेंगे 1100 और 1100 में ऐड करेंगे 11, जैसे कि आपको दिखाया हुआ है इसमें, और फिर हम उनको राइट साइड पर अलाइन कर देंगे और फिर उनको ऐड करेंगे। तो इन तीनों को ऐड करके जो हमारा नंबर रिप्रेजेंटेशन आएगा 11,000 1111 का, वो आएगा 1219
1111। ओके, दो ये देखने में बहुत अजीब लग रहा है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है कि 11,1111 का ये नंबर रिप्रेजेंटेशन है, बट एक्चुअली दिस इज द फैक्ट। सो ऑप्शन 2 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। तो यहाँ पर हमें एक एरो दिया गया है और उस पे मार्किंग्स लगाई गई हैं इक्वल डिस्टेंस पर, और हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं ए एंड बी। तो हमें इसमें कुछ यूनिट्स बताई गई हैं और कुछ हमें फाइंड करनी है। तो जो हमें फाइंड करनी है वो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमें ऑलरेडी गिवन नंबर है तो हम उनमें से ही निकालेंगे कि कितना डिस्टेंस है ए और बी के बीच में। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि 39,000 एंड 25,000 के बीच में कितने यूनिट का डिफरेंस है। तो जब हमने 39,000 में से 25,000 माइनस किया तो हमारा आया 14,000। ये छोटा सा जो एरो है रेड मार्क के साथ, तो हमें अगर उसका डिस्टेंस पता लग जाए तो वो हमारी 1 यूनिट होगी, और अगर हमें 1 यूनिट पता लग जाए तो हम ए से लेकर बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी इजिली निकाल लेंगे। तो हमें डिस्टेंस पता लग गया कि 39,000 से 25,000 के बीच में 14,000 है, और हमें 1 यूनिट का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम 7 से डिवाइड करेंगे 14,000 को, तो हमारा आंसर आया 2,000 यूनिट्स। तो जो गैप है मैं आपको दिखाती हूँ मार्क करके, ये जो हमारा गैप है ये एक बार और दूसरे बार के बीच में, तो ये गैप जो है उसका हमारा जो कैलकुलेशन निकला है वो निकला है 2,000। वो कैसे निकाला है कि 14,000 जो हमें माइनस करके, इन दोनों टर्म्स को माइनस करके जो हमारा आंसर आया था उसको 7 से डिवाइड किया है हमने। 7 से ही क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर 7 पॉइंट्स का गैप है, एक और दूसरे बार के बीच में। इसको हम 1 कैलकुलेट करेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7। इसीलिए 7 से हमने इसको डिवाइड किया है। तो हमारा जो यूनिट्स आए वो आया 2,000 यूनिट्स। अब हमें इस गैप का पता लग गया कि जो 2 बार्स के बीच में गैप है वो है 2,000 यूनिट्स का। तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, या तो आप नॉर्मली काउंट कर लो कितने गैप्स हैं यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ए और बी के बीच में जो है हमारे 11 गैप्स हैं। ओके, तो यहाँ पर इसीलिए जो हमारे एक गैप का यूनिट है वो है 2,000। तो हम 2,000 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 22,000। तो ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो है हमारा 22,000। सो अकॉर्डिंग टू दिस सोल्यूशन 4th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। सो क्वेश्चन नंबर 50 में हमसे पूछा गया है कि 3 1/4 चीनी से 1/16 kg चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। सो आइए देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनको नॉर्मल फ्रैक्शन में लिख लेंगे। 3:1/4 को हम करेंगे कैलकुलेट, तो हमारा आंसर आएगा 13/4। सो अब जब हमारे पास 13/4 आ गया है तो हमें देखना है कि 13/4 के कितने पैकेट से हम 1/16 kg का शुगर का पैकेट बना सकते हैं। तो अब इसके लिए हम फॉर्मूला पुट करेंगे कि 1/16 इंटू पैकेट्स इज इक्वल्स टू 13/4। अब पैकेट्स हमें पता लगेंगे कैसे, हम 1/16 को इक्वल के दूसरे साइड ले जाएंगे और उसके बाद फिर हम इनको सॉल्व करेंगे। 13/4 इंटू 16/1। अब जब ये राइट साइड पे जाएगा तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा अपने आप ऑब्वियसली। उसके बाद हम 4 से 16 को कट करेंगे और फिर हमारा आंसर आएगा 13 इंटू 4। फिर हमारा जो 13 इंटू 4 को कैलकुलेट करके आंसर आएगा वो होगा 52, विच इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 51 में हमसे पूछा गया कि हरीश ने अपनी जर्नी स्टार्ट की 1840 पर और उसने खत्म की 2220 पर, तो उसने कितना टाइम लिया अपनी जर्नी को कंप्लीट करने में। तो आइए अब हम इसको समझते हैं। तो पहले तो हम इसको नॉर्मल टाइमिंग में लिख लेंगे कि जो 1840 है वो 640 का टाइम है और जो 2220 है वो 1020 का टाइम है। तो इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि हम 640 में 1 आवर ऐड करके और जितने भी मिनट्स हैं वो ऐड करके हम सोल्यूशन निकालें, और दूसरा है कि हम डायरेक्टली जो उसका फिनिश्ड करने का टाइम है और जो उसका स्टार्ट करने का टाइम है जर्नी, उनको हम माइनस करके आंसर निकाल। तो पहले तो हम फर्स्ट तरीका देखते हैं कि 640 में हमने 1 आवर ऐड किया तो 740 आया, 740 में एक और आवर ऐड किया तो 840 आया, 840 में एक
और आवर ऐड किया तो 940 आया। ओके, अब 940 में हम कितना ऐड करेंगे, 1020 आए, तो हमने 940 में 40 मिनट्स और ऐड कर दिए तो हमारा 1020 आया, जो कि हमारा फिनिश्ड टाइम है। तो हमारा टोटल टाइम कितना लगा, 3 आवर्स प्लस 40 मिनट्स। तो 3 आवर 40 मिनट्स जो वो हमारे करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट तरीका ये है जो इस बॉक्स में दिया हुआ है कि हमारा जो 1 आवर है वो 60 मिनट्स का होता है, तो हम 1020 में से 640 को अगर हम माइनस करते हैं तो हमें 1 आवर कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि 20 में से तो 40 हम माइनस नहीं कर सकते। तो 1 आवर कैरी करने का मतलब है कि हमने 60 मिनट्स बोरो किए और 60 मिनट्स हुए, तो मतलब कि 60 प्लस 20 80 मिनट्स हो गए। तो 80 में से 40 गया, 40 आया, और फिर वहां पर हमारा बचा 9 में से 6 गया तो हमारे बचे 3। तो इट मीन्स कि जो टोटल टाइम हरीश को अपनी जर्नी में लगा है वो लगा है 3 आवर्स एंड 40 मिनट्स। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, 3 आवर्स 40 मिनट्स। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। इसमें लिखा गया है कि 2000 मिलीलीटर का एक हमें कंटेनर है, उसको फिल करना है 200 मिलीलीटर और 300 मिलीलीटर के कंटेनर्स से। तो इन ऑप्शंस में से कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है जो आपको लगता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है जिसमें कि हमने क्या किया कि 200 इंटू एक्स मिलीलीटर प्लस 300 इंटू एक्स मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 2000 मिलीलीटर। तो यहाँ पर जो बॉक्सेस बने हैं इनमें हम ये सारे जो ऑप्शंस हैं वो वाले नंबर्स डालते जाएंगे। तो हमने सारे ऑप्शंस डाल के देखे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, उन तीनों में ही हमारा जो आंसर है वो करेक्ट आ रहा है 2000 मिलीलीटर। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है जब हमने उसको डाला तो हमारा जो आंसर आया है वो आया है 2100 मीन्स 2100 विच इज इनकरेक्ट। सो जो ऑप्शन 4 है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। इसमें बताना है कि अप्रोक्सीमेट क्या है, ये जो हमें नंबर दिया गया है फ्रैक्शन का। जो करेक्ट हमारा ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड। एक्चुअली में जो आपको मैं समझाती हूँ क्यों है ये करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि 7.1 जो हमें दिया गया है, अगर कोई भी वैल्यू पॉइंट के बाद 50 से कम होती है तो हम उसको राउंड ऑफ में नहीं कैलकुलेट करते, और उसके आगे लिखा हुआ 3.85 क्योंकि ये 0.50 से ज्यादा है, तो इसीलिए हमारा जो राउंड ऑफ करके आएगा उसमें हम ऐड 1 कर देंगे, लाइक वो 4 आ जाएगा। और जो नीचे है डिनोमिनेटर में है तो वो भी 0.50 से कम की वैल्यू है। इट मीन्स कि राउंड ऑफ में हमें इसे एज इट इज 9 ही लिखना पड़ेगा, खाली 09 को हम ऐड नहीं करेंगे। तो जो अप्रोक्सीमेट है इस नंबर का वो है 7 इंटू 4/9। बाकी सारे जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें हमें एक स्क्वायर ग्रिड दिया हुआ है और इसमें हमें बताया गया है कि जो एक स्मॉल स्क्वायर है इसमें उसका जो एरिया है वो है 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो अकॉर्डिंगली हमें पैरीमीटर निकालना है जो रेक्टेंगल ड्रॉ किया गया है उसका। तो साइड निकालने के लिए हमें ऑलरेडी एक एरिया अगर पता हो तो इजिली हम निकाल सकते हैं। स्क्वायर की साइड फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो है रूट ए मीन्स रूट ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर। सो अब यहाँ पर एरिया में दिया हुआ है 4 और 4 का रूट होता है 2 कि मतलब जो स्क्वायर की साइड है उसका जो लेंथ है वो है 2 यूनिट। लेकिन हमें जो कलर्ड ग्रिड है वो एक रेक्टेंगुलर की शेप में है तो हमें उसकी लेंथ निकालनी है। तो अगर हम लेंथ निकालेंगे तो ये बॉक्सेस देखिए, तो पहले हम इनको काउंट करेंगे कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4। ओके, तो ये 4 ग्रिड्स हो गए। तो ये 4 ग्रिड्स है और हमें साइड का पता लग गया कि 2 यूनिट्स की है, तो हम क्या करेंगे 4 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 8 यूनिट। और अब हमें ब्रेड्थ का पता लगाना है, तो ब्रेड्थ हमारे में 2 ग्रिड्स है अगेन। ओके, सो 2 ग्रिड्स एंड 2 यूनिट्स, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4 यूनिट। तो पेरीमीटर हमारा निकलेगा इस रेक्टेंगल का, ये जो कलर्ड रेक्टेंगल है इसका 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये फॉर्मूला आपको पता है, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। तो अब हम इसमें वैल्यू डाल देंगे। तो 2 इंटू 8 हमारी लेंथ है प्लस 4 हमारी ब्रेड्थ है। तो हमारा इसको सॉल्व करके आंसर आया 24 यूनिट। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, 24 यूनिट्स। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। एक बच्चे ने सारे सब्जेक्ट्स में 75 मार्क्स गेन किए हैं, तो उसके मार्क्स का मीडियन क्या होगा। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि मीडियन क्या होता है। तो आइए पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि जो बच्चा है उसने 5 सब्जेक्ट्स में 75 मार्क्स ही गेन किए हैं। तो पांचों सब्जेक्ट्स में हमने लिख दिया कि 75 मार्क्स बच्चे ने गेन किए हैं। 75 को हमने 5 टाइम्स लिख दिया। ओके,
अब मीडियन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि अगर डिफरेंट नंबर्स होते हैं, लाइक अगर उसने डिफरेंट मार्क्स गेन किए होते तो हम उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, उसके बाद जो हमारा सबसे बीच वाला नंबर है उसको लिखते कि वो हमारा मीडियन है। बट यहाँ पर क्योंकि सारे ही नंबर एक जैसे हैं, 75 ही मार्क्स गेन किए उसने अपने सारे सब्जेक्ट्स में, तो हम उसको राइट ऑर्डर में लगा देंगे। अब ये देखिए कि जो हमने ऑर्डर में इसको अरेंज किया तो उसमें 75 हमारा सबसे बीच वाला नंबर है, क्योंकि आप इधर से कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो सबसे बीच वाला नंबर हमारा 75 ही है, तो 75 हमारा मीडियन आ गया। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, 75। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। इसमें हमें एक फिगर दी गई है जो सॉलिड फिगर है, अगर उसको बनाना है तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट फिगर है जो कि फोल्ड होके जो गिवन फिगर है वो बना सकती है। तो आइए देखते हैं। तो ये फर्स्ट साइड दिखाई है आपको, और ये सेकंड साइड, और ये बेस दिखाया है आपको, एंड देन दिस इज द लास्ट साइड। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है वो ही हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसको ही फोल्ड करके हमारा जो सॉलिड फिगर गिवन है वो बन सकता। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। अब इसमें हमें गिवन है पाई चार्ट में कि जो रेड पार्ट है उसका जो वैल्यू है वो है 40। तो इसमें हमें जो निकालनी है वो व्हाइट पार्ट की वैल्यू निकालनी है, जो कि हमें 1/8 गिवन है, तो उसकी क्या वैल्यू है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो क्वेश्चन में जो हमें वैल्यू गिवन है उसी से हम पहले निकालेंगे सॉल्यूशन। तो इसमें जो फ्रैक्शन गिवन है रेड वाले पार्ट के लिए वो है 1/2। सो हमें पहले तो पूरी सर्कल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 1/2 ऑफ x इज इक्वल्स टू 40। तो जो x है वो क्या होगा, 40 इंटू 2/1। इट मीन्स कि जो पूरे सर्कल की वैल्यू है वो हमारी आ गई है 80। अब अगर हमें पूरे सर्कल की वैल्यू पता लग गई है तो व्हाइट वाला जो पार्ट है हम उसकी वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं। तो 1/8 ऑफ 80 इज इक्वल्स टू 10, क्योंकि हमने 8 से 80 को कट किया तो 8 10 80 होता है, तो 10 हमारा आंसर आया। तो जो व्हाइट वाला पार्ट है उसकी जो वैल्यू है वो है 10। तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, रेस्ट आर इनकरेक्ट। लेट्स कम टू 58 क्वेश्चन। जो ये सॉलिड फिगर है हमें उसको ऑब्जर्व करना है और उसका जो टॉप व्यू है वो कौन सा होगा हमें ये बताना है। तो आइए देखते हैं, इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ही करेक्ट आंसर है, क्योंकि बाकी जो सारे व्यूज हैं, जो सेकंड व्यू है वो उसके लेफ्ट साइड का रिप्रेजेंटेशन है। जो थर्ड ऑप्शन है वो तो हो ही नहीं सकता, वो तो किसी भी साइड से हमारा व्यू नहीं बनता उसका। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा एक तरफ से ही व्यू दिया गया है जो कि टॉप व्यू नहीं है। लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ही हमारा सबसे करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि उसी में टॉप व्यू दिखाया गया है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। हमें यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है 200 पैकेट्स ऑफ ₹250 ईच, और सेकंड में लिखा हुआ है 20 डजन्स ऑफ ₹250 ईच आइटम। तो इन दोनों में से किसकी कॉस्ट ज्यादा है। तो आइए हम सॉल्व करके देख लेते हैं इसको। तो पहले हम लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, 200 पैकेट्स ऑफ ₹250 ईच। तो इसमें हम पहले 200 को 250 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर आया 50,000 रुपीज। उसके बाद हम सेकंड स्टेटमेंट लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है 20 डजन ऑफ ₹250 ईच आइटम। तो पहले तो 20 डजन को हम सोल्व करेंगे। 20 डजन मीन्स 20 इंटू 12 विच इज इक्वल्स टू 240। तो 240 को हम जब 250 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 60,000 रुपीज। ऑब्वियस सी बात है कि 60,000 जो है वो 50,000 से ज्यादा बड़ी फिगर है। सो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं और उनको हमें ऐड करके बताना है कि क्या आंसर आएगा। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल है। जो प्लस वाले टर्म्स है हमने उनको इकट्ठा कर लिया, हमारा आंसर आया 3। और जो माइनस वाले टर्म्स है हमने उनको इकट्ठा कर लिया और हमारा आंसर आया -3। एंड 3 - 3 इज इक्वल्स टू 0। सो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है 1 विच इज 0। That's all for today. See you again.